हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 11 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। क्वेश्चन यह है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दिया जाए तो 4 बजे पूर्वाह्न को कितना समय दिखाएगा। देखिए यह घड़ी जो है वह प्रतिदिन कहने का मतलब है पूरे दिन में, यानी कि 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाता है। ठीक है, 24 घंटे में यह घड़ी 15 मिनट तेज हो जाता है। अगर इस घड़ी को दोपहर के 12 बजे मिला दिया गया, यानी कि दोपहर के 12 बजे ना इस घड़ी को सही कर दिया गया है, तो यह 4 बजे पूर्वाह्न, ध्यान से समझिएगा, 4 बजे पूर्वाह्न यानी कि अगले दिन 4 बजे कितना समय दिखाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समय का यहाँ पे अंतर कितना का आया है। 12 बजे इस घड़ी को ठीक किया गया है, तो 12 बजे दोपहर से शाम के 4 बजे तक में, शाम के 4 बजे यानी अपराह्न 4 बजे तक में 4 घंटा होगा। लेकिन हमें शाम के 4 बजे नहीं रुकना है, हमें पूर्वाह्न 4 बजे तक जाना है। तो अपराह्न 4 से पूर्वाह्न 4 में कितना घंटा का अंतर होता है? 12 घंटे का अंतर होता है। अपराह्न से पूर्वाह्न में 12 घंटे का अंतर, जैसे अपराह्न 1 से पूर्वाह्न 1 में 12 घंटे का अंतर है ना, अपराह्न 3 से पूर्वाह्न 3 में 12 घंटे का अंतर। तो उसी तरीके से 12 बजे दोपहर से 4 बजे शाम तक में 4 घंटा होगा। शाम के 4 बजे यानी कि अपराह्न 4 बजे तक में 4 घंटा, और 4 बजे अपराह्न से 4 बजे पूर्वाह्न तक में 12 घंटा, यानी कुल मिला के यहाँ पे कितना घंटा का अंतर आया है? 16 घंटा। तो 16 घंटा के बाद समय क्या दिखाएगा, यही हमें बताना है। ठीक है, 16 घंटा के बाद समय क्या दिखाएगा हमें यह बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, यह घड़ी 15 मिनट तेज होता है। ठीक है, यह घड़ी कितना मिनट तेज होता है? 15 मिनट तेज होता है पूरे एक दिन में, यानी कि 24 घंटा में। तो 24 घंटा में 15 मिनट तेज होता है, इसका मतलब 1 घंटा में 15/24 मिनट तेज होगा। तो इसी तरह से हमें बताना है कि 16 घंटा में कितना तेज होगा, तो गुना करेंगे हम 16 से। 15 मिनट तेज होता है 24 घंटा में, तो 24 से भाग करेंगे तो 1 घंटा में कितना तेज होगा यह निकलेगा। और हमें पता करना है कि यह 16 घंटा में कितना तेज होगा, तो गुना करेंगे 16 से। ठीक है, अब यूनिट को अगर हम देखें तो इसका यूनिट मिनट में होगा, यह आवर में, यह आवर में। तो आवर से आवर कैंसिल, केवल मिनट का यूनिट बच जाएगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करिए। 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 3 से काटेंगे इसको, 3 पंचे 15, 5 दूना 10, और यह 10 क्या होगा? मिनट ही होगा। यानी कि 10 मिनट जो है यह आपका फास्ट हो जाएगा। 10 मिनट यह घड़ी तेज हो जाएगा 16 घंटे में। 24 घंटा में 15 मिनट तेज होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे कितना घंटा में लेना है? 16 घंटा में। तो 16 घंटा में तो आपका 15 मिनट से कम ही तेज होगा ना, यानी 10 मिनट तेज हो जाता है। अब 10 मिनट तेज होता है, इसका मतलब कि 4 बजे पूर्वाह्न में 10 मिनट यह ज़्यादा समय दिखाएगा, क्योंकि 10 मिनट यह फास्ट हो चुका है। तो समय क्या दिखाएगा? 4:10 पूर्वाह्न। क्योंकि घड़ी 10 मिनट फास्ट है, इसलिए 4 बजे 4:10 का समय दिखाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला एक निश्चित कूट भाषा में लाउड को JQSF लिखा जाता है, तब PKQJ से अंग्रेजी का कौन सा शब्द डिकोड किया जा सकता है? देखिए इस पे ध्यान रखिएगा, डिकोड किया जा सकता है, इसका मतलब यह है कि यह ऑलरेडी एक कोड है। ठीक है, यह ऑलरेडी क्या है? एक कोड है। और यह किसका कोड है हमें यही बताना है। जैसे लाउड का कोड इतना है, JQSF है, तो अगर हम JQSF को डिकोड करें तो हमें क्या मिलेगा? लाउड मिलेगा। तो उसी तरीके से इसको डिकोड करें तो क्या मिलेगा? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग उल्टा देखेंगे, यानी इससे इसको चेक करेंगे। तो J होता है 10 पे, L 12 पे, पहले लेटर में +2, P 16 पे, 16 2 18, 18 नंबर पे R होता है। ठीक है, आगे दूसरे लेटर को देखिए। Q 17 पे, 17 से 15 बनाया, -2 के 11, 11 - 2 क्या होगा? 9, 9 नंबर पे I हो गया। उसी तरह से S 19, 19 और 2 21, Q 17, 17 और 2 19, S हो जाएगा। उसी तरह से F 6 पे, 6 - 2 4, G 7, 7 - 2 5, RISE यह हमारा आंसर होगा। और किसी ऑप्शन में RISE नहीं है, यानी आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप आ जाइए। हमें बताना है दी गई आकृति में कुल कितना त्रिभुज है। त्रिभुज का संख्या काउंट करके बताना है।
सबसे पहले देखिए इसमें बेसिक फिगर क्या है, यही वाला बेसिक फिगर है। और ऐसा बेसिक फिगर जब भी मिले तो इस आकृति में ना कुल मिला के 3 त्रिभुज होता है। देखिए 1, 2 और एक बड़ा वाला 3। तो उसी तरह से आप काउंट करिए कि इसमें बेसिक फिगर कितना है। तो एक तो यह वाला, इसमें 3 हो जाएगा, इस वाले बेसिक फिगर में भी 3 और इस वाले बेसिक फिगर में भी 3। तो 3, 6, 9 तो यह हो गया। अब यह 10, 11, 12, 13, एक यह बड़ा वाला तो 14 और एक पूरा बड़ा वाला 15, यानी इस पूरे आकृति में कुल मिला के 15 आपका ट्रायंगल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 5 टीम, प्रत्येक को बाकी टीमों से मैच खेलना है, तो कुल कितने मैच होंगे? 5 टीमों को बाकी के प्रत्येक टीमों से मैच खेलना है, तो मैच की कुल संख्या क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूला से बनाते हैं, n इंटू n-1/2। खेले गए मैचों की कुल संख्या बराबर n इंटू n-1/2। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि 10 टीम में से प्रत्येक को एक दूसरे से मैच खेलना है, तो मैचों की कुल संख्या, या 10 व्यक्ति प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या, इस दोनों को हम लोग इसी फॉर्मूला से बनाएंगे, जहां पे n का मतलब होगा व्यक्तियों की संख्या, टीमों की संख्या। जैसे यहाँ पे टीम का संख्या क्या दे रखा है? 5, तो n के जगह आप रखिए 5, तो n के जगह रख लेंगे हम 5 इंटू n-1, तो 5 - 1 क्या होगा? 4, और बट्टा में आपका 2 है तो 2 रहेगा। 5 चौके 20, 20/2 यानी कितना हो जाएगा? 10। तो कुल मैचों का संख्या आपका हो जाएगा 10। अगर 5 टीम है, प्रत्येक एक दूसरे से मैच खेले, तो मैचों की कुल संख्या आपका हो जाएगा 10। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निर्णय दीजिए कि कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से पालन होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका यह होता है कि हम लोग कथन के हिसाब से बनाते हैं वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के आधार पर निकालते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सभी पंख बहुरंगी है। जो भी पंख है ना, सब बहुरंगी है। तो यह आपका हो गया पंख, ठीक है। और जितना भी पंख है सबका सब क्या है? बहुरंगी। तो पंख के ऊपर से हम क्या लेंगे? पंख के ऊपर से हम लेंगे बहुरंगी। जो भी पंख है ना, सबका सब आपका बहुरंगी है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है? कुछ बैग बहुरंगी है। अच्छा, कुछ बैग बहुरंगी है, तो बैग का कुछ हिस्सा आप कॉमन कर लीजिए बहुरंगी के साथ, या जो काला वाला है अगर बैग है तो इसका कुछ पार्ट किसके साथ कॉमन करेंगे हम? बहुरंगी के साथ। जो बिल्कुल अस्पष्ट होगा वेन डायग्राम में, केवल उसी को उतारना है। तो बहुरंगी का कुछ हिस्सा बैग है या बैग का कुछ हिस्सा बहुरंगी है, पंख के साथ कॉमन है कि नहीं हमें नहीं पता है, इसलिए केवल बैग का कुछ हिस्सा हम लोग बहुरंगी के साथ कॉमन किए। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य। तो पहला देखिए, कुछ बहुरंगी पंख है, तो पूरा का पूरा बहुरंगी है, इसका इतना हिस्सा पंख है, यानी कि कुछ बहुरंगी तो पंख होगा। पूरा बहुरंगी, इसका कुछ भाग क्या है? पंख। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही। दूसरे में चलिए, कुछ बैग पंख, बैग इधर है, पंख अलग है, दोनों में कॉमन नहीं है, यानी यह आपका गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ना लेटर सीरीज का है। गौर से देखिएगा, क्या है आपका? ए है, उसके बाद 2 छोड़ के बी है, फिर 2 छोड़ के सी है, फिर 2 छोड़ के डी है, फिर 2 छोड़ के ई है, फिर 2 छोड़ के क्या होगा? एफ होगा। तो हमें बीच वाला को बताना है। अच्छा, बीच में क्या हुआ है? ए का जो रिवर्स लेटर है, या फिर रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखते चलिए, ZY है ना। बीच में 2 लेटर लिखना है रिवर्स में, ZY XW VU TS। तो एस के पहले क्या आएगा? RQ। तो RQ हमारा आंसर। देखिए QRSTUVWXYZ। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का RQ यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, बोला एक कोड भाषा में JINX को 5862, ZEBU को 4371, FUZE को 9143 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में ZINE को कैसे लिखा जाएगा? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें देख लीजिए, इसमें और इसमें कोई लेटर मैच किया? इस दोनों में कोई लेटर मैच नहीं किया। आगे बढ़िए, इसमें और इसमें देखिए कोई लेटर मैच किया? हाँ, इस दोनों में तो कई लेटर मैच किया है। तो उसके पोजीशन, उसके कोड को इस दोनों जगह चेक करिए। जैसे Z यहाँ 1 नंबर पर है और 1 नंबर वाले का कोड 4 है,
इधर देखिए जेड 3 नंबर पर है और 3 नंबर वाले कोड का 4 है। इसका मतलब है कि प्रत्येक लेटर का कोड उसके सामने सामने लिखा गया है। और किसी से भी देख सकते हैं। ई देखिए इसमें भी है, ई इसमें है, ई लास्ट में है और लास्ट वाले का कोड 3, ई इसमें देखिए दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर का कोड 3 है। इसका मतलब है कि सामने सामने प्रत्येक लेटर का कोड लिखा गया है। तो इसके हिसाब से आप जाइन का कोड लिख लीजिए। जेड देखिए किसमें है, इसमें, तीसरे नंबर वाले लेटर का कोड क्या है 4। आगे बढ़िए आई किसमें है, यहाँ पे है, दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर का कोड क्या है 8 है। एन देख लीजिए किसमें है, एन आपका इसमें है 3 नंबर पे, 3 नंबर वाले कोड का क्या होगा आपका 6 होगा। ई कहाँ पे है, लास्ट में है, लास्ट का कोड 3 है, यहाँ पे भी क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी 4863 विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर से यह क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए किया क्या है, इस दोनों को आप भाग करिए, 18 भागा 3 क्या होगा 6, और 6 से 12 में गुना करिएगा 72 आ जाएगा। मतलब इसके भागफल में इससे गुना करेंगे यह वाला वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से 32 में 4 से भाग करिए 8, और 8 में 16 से गुना करेंगे 128। उसी तरह से 24 में कितना से भाग करें ताकि जो वैल्यू आए उससे 14 में गुना करने पर 112, तो 14 8 112 होता है, तो यहाँ पे 3 लेंगे, तभी तो 24 भागा 3 8 और 14 गुने 8 112 होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाते वक्त हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तो जनरेशन का, दूसरा जेंडर का। अकॉर्डिंग टू जनरेशन बात करें तो जो इस धरती पर पहले आया है उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में आया है उसको नीचे लिखना है। अकॉर्डिंग टू जनरेशन बात करें, और जेंडर की बात करें तो जो भी पुरुष होगा ना उसको ट्रायंगल में रखिएगा और महिला को सर्किल में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए सी का पिता है, तो ए कहाँ पे रहेगा, ए ऊपर में रहेगा और सी कहाँ पे रहेगा नीचे में। ए जो है ना वह सी का पिता है। जेंडर किसका क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर है कि ए पिता है, इसका मतलब ए पुरुष होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता और नीचे केवल उसका संतान। तो अगर ए सी का पिता है तो सी का जेंडर क्लियर नहीं है, फिर भी सी या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा ए का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बोला डी बी का बेटा है, तो इसमें ना तो कहीं डी है ना ही बी है, तो इसको अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, इसका उपयोग हम लोग लास्ट में करेंगे। आगे ई ए का भाई है, ई कौन है, ए का भाई, तो ई कहाँ रहेगा, ए के साथ रहेगा। भाई है, सेम जनरेशन है तो साथ में रहेगा। और जेंडर भी क्लियर है कि भाई है, तो इसको रखिए आप ट्रायंगल में। अब यहाँ तक के संबंध को आप समझिए, ई ए का भाई है तो ए भी ई का भाई होगा, और ई का सी के साथ क्या संबंध होगा, तो सी के पिता का भाई ई, यानी कि ई चाचा हो जाएगा सी का, और सी जो है वह भतीजा या भतीजी हो जाएगा ई का, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसके भाई का पुत्र है। या किसी भी व्यक्ति के नीचे केवल उसके संतान को लिखना है। आगे ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, सी जो है ना वह डी की बहन है। अब देख लीजिए सी डी की बहन है तो सी और डी साथ में रहेगा, और सी बहन है तो सी को कहाँ रखना है, सर्किल में। अच्छा, सी डी की बहन है, इसका मतलब आप समझिएगा सी डी की बहन है, इसका मतलब डी भाई या बहन होगा सी का, और जो भी सी का भाई या बहन होगा उन सब का पिता ए होगा और उन सब का चाचा ई होगा। चूंकि सी का पिता ए है, ए का संतान सी है, तो सी का पिता तो ए होगा, तो सी का जो भी भाई या बहन होगा उन सब का पिता ए और चाचा कौन होगा, ई होगा। एक चीज और बच रहा था, डी बी का बेटा है, डी बेटा है, इसका मतलब कि यह तो आपका ट्रायंगल में रहेगा, यह क्लियर हो गया कि यह पुरुष है। और यह किसका बेटा है, यह बी का बेटा है, तो बी कहाँ रहेगा, डी के ऊपर रहेगा। अब गौर से आप एक चीज समझिएगा कि यह दोनों भाई बहन और यह दोनों इसका संतान है, यह दोनों ए जो है वह ए का जो बेटा है वह डी हो जाएगा, और बेटी कौन होगा, सी होगा। तो डी इसका बेटा है, इसका भी बेटा कब होगा, जब यह दोनों पति पत्नी होगा। तो यह पुरुष है तो पति होगा, यह महिला है तो पत्नी होगा, यानी इसके बीच में हमें प्लस सिंबल, पति पत्नी के बीच में आपको प्लस सिंबल यूज करना है। क्या बोला है, डी बी का बेटा है, तो डी पहले से ए का बेटा है ना, डी पहले से ए का संतान है, या बी का संतान तब होगा जब बी और ए पति पत्नी होगा, तभी तो इसका संतान एक कॉमन होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, बी का ई के साथ क्या संबंध, यानी बी कौन है ई का। देखिए बी कौन है ई का, तो ई के पिता, सॉरी ई के भाई, या तो ई का भाई होगा ना, ई के भाई की पत्नी बी है,
ई के भाई की पत्नी बी है, यानी बी भाभी हो जाएगी किसका, ई का। बी माता हो जाएगा डी का और सी का। ए पिता हो जाएगा सी का और डी का। ई चाचा हो जाएगा डी और सी का। डी भतीजा हो जाएगा ई का। सी भतीजी हो जाएगा ई का। सी पुत्री, सी और डी पुत्र और पुत्री और पुत्र होगा किसका, बी का। चलिए कोई भी संबंध हम लोग निकाल सकते हैं, एक बार फैमिली ट्री बना लिए उसके बेसिस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है खान पूरब से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरब से पश्चिम दिशा में यानी पश्चिम की ओर, यही ना, पश्चिम की ओर कितना यात्रा करता है, 8 किलोमीटर। इस बिंदु से चलना शुरू किया है, यह आपका इनिशियल पॉइंट है। अब क्या बोला है, उसके बाद दाएं मुड़ा। अच्छा दाएं मुड़ा है तो दाएं कैसे मुड़ेंगे, जहां से भी दाएं मुड़ना होगा ना तो आप घड़ी के दिशा में मुड़िएगा। दाएं यानी कि राइट मुड़ना है। राइट मुड़ने का मतलब है कि हमें कैसे मुड़ना है, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में। और जहाँ से भी लेफ्ट यानी कि बाएं मुड़ना होगा ना, वहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत। तो घड़ी के विरुद्ध मुड़ना है अगर बाएं बोले, घड़ी के दिशा में मुड़ना है अगर दाएं बोले। तो बोला है दाएं घूमकर 2 किलोमीटर, तो दाएं बोला है तो घड़ी के दिशा में तो ऐसे चलता है ना घड़ी, तो दाएं मुड़कर कितना चला है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला है। ठीक है, अब पुनः दाएं मुड़कर फिर से हम लोग क्लॉकवाइज में चलेंगे। दाएं मुड़कर कितना चला है, 5 किलोमीटर, तो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला है। रास्ते में ही हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि इस दूरी को हम 8 लिए हैं, तो 5 किलोमीटर इस दूरी के पहले ही होगा। तो दाएं मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर। अब देखिए इस बिंदु पर यह आ चुका है। ठीक है, इस बिंदु से चलना शुरू किया था, अब इस पॉइंट पे आ चुका है। बोला है अतः अंत में वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यह नहीं पूछा कि किस दिशा में जा रहा है, अगर पूछता किस दिशा में जा रहा है तो दाहिनी तरफ जा रहा है, मतलब पूरब की ओर उसका चेहरा है। लेकिन पूछा है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इस बिंदु से हमें दिशा निकालना है। देख लीजिए यही तो दिशा है ना, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यही डायरेक्शन है। यह कौन सा डायरेक्शन होगा, तो गौर से समझिएगा। सीधे ऊपर की ओर होता तो यह आपका उत्तर दिशा होता, सीधे नीचे की ओर होता तो यह आपका दक्षिण दिशा होता, दाहिने हाथ की तरफ होता तो पूरब दिशा होता, और बाएं हाथ की तरफ होता तो यह आपका पश्चिम दिशा होता। लेकिन यह कौन सा दिशा है, इस तरीके से दिशा है, ऐसा वाला। ठीक है, तो यह उत्तर और पश्चिम के बीच में है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। जैसे ही तिरछा बोलेगा ना, ऊपर की ओर है तो उत्तर होगा और बाएं हाथ की तरफ है तो पश्चिम, यानी यह कभी मेन डायरेक्शन, सीधा रहता तो मेन डायरेक्शन होता। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यह 4 मेन डायरेक्शन है, बाकी का 4 सब डायरेक्शन है। तो तिरछा जब भी भागे तो आपका सब डायरेक्शन होगा। सब डायरेक्शन ऊपर भी है और बाएं हाथ की तरफ, ऊपर की वजह से उत्तर, बाएं हाथ की तरफ की वजह से पश्चिम। अगर इस तरह से होता, इसका मतलब देखिए तो पक्का सब डायरेक्शन होगा। नीचे की ओर है दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ पूरब, यानी कि दक्षिण पूरब हो जाता। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ बोला है कि किसी दर्पण को रेखा ए बी पे रखा गया है, यहाँ पे दर्पण को रखा गया है, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। मिरर यहाँ रखा गया है तो इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा, यह हमें बताना है। तो जब भी मिरर को नीचे रखा जाए ना, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अपने जगह पे ऊपर से नीचे आ जाएगा, ऊपर से नीचे। जो बाएं में है वह बाएं में रहेगा, जो दाएं में है वह दाएं में रहेगा, सिर्फ ऊपर से नीचे। जैसे पी का अगर हम आपसे पूछे कि अगर दर्पण को यहाँ रखा जाए तो पी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए इसका जो उभरा हुआ भाग है वह दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, अभी ऊपर था अब कहाँ जाएगा, नीचे। तो ठीक उसी प्रकार से यह जो सर्किल है यह ऊपर है, कहाँ आएगा, नीचे, लेकिन बाएं तरफ ही। यहाँ सर्किल ऊपर रखा है, यहाँ सर्किल तिरछा रखा है, यहाँ सर्किल नीचे तो रखा है लेकिन दाहिनी ओर रखा है। सर्किल नीचे तो आएगा लेकिन किस ओर आएगा, बाईं ओर। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, बोला है किसी लीप वर्ष में निम्नलिखित में से किस 2 महीनों के पहली तारीख को एक ही बार होगा। पहली तारीख को एक ही बार होगा, यानी किन 2 महीनों का जो 1 तारीख होगा उस दिन एक ही बार होगा। कहने का मतलब कि अगर मार्च के 1 तारीख को सोमवार तो नवंबर के भी 1 तारीख को सोमवार, अगर जुलाई के 1 तारीख को मंगलवार तो अगस्त के 1 तारीख को मंगलवार। यही हमें बताना है कि किन 2 महीनों के पहली तारीख को एक ही बार होगा, यानी किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा। तो गौर से समझिएगा, हमें इसके लिए कुछ कोड याद करना होता है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल ईयर का, तो एक नॉर्मल ईयर में सभी 12 महीने का कोड होता है आपका 255-136। 2 पार्ट में इसको याद करिएगा, 255-136 और 147-257। यह सभी 12 महीने का कोड हो गया, 255-136, 147-257। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लीप ईयर का, तो लीप ईयर में क्या होता है ना कि सिर्फ जनवरी और फरवरी का मंथ कोड 1 कम हो जाता है। तो जनवरी का कोड 1,
फरवरी का 4, बाकी सभी महीने का मंथ कोड सेम रहेगा 5, 1, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 7। यह सभी 12 महीने का कोड हो गया। सिर्फ जनवरी फरवरी में आपको चेंज कर लेना है। यह जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने का आपका कोड है, नॉर्मल ईयर में या लीप ईयर में। यहाँ पे केस किसका है? यहाँ पे केस है आपका लीप वर्ष का। बोला किन दो महीने के पहली तारीख को एक ही बार होगा, तो मार्च और नवंबर। इसमें देखिए मार्च यहाँ पे लीप ईयर है ना, तो इसको मत देखिए, आप इसको देखिए। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का कोड क्या है? 5। नवंबर में चलिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखिए दोनों का कोड मैच कर गया। मार्च का कोड भी 5, नवंबर का कोड भी 5, यानी मार्च और नवंबर का जो कैलेंडर होगा वह सेम होगा। जिन 2 महीनों का कोड समान होगा ना, उन 2 महीनों के पहली तारीख को एक ही बार होगा। कॉन्सेप्ट यही है, जिन 2 महीनों का कोड समान होगा उन 2 महीनों के पहली तारीख को एक ही बार होगा। जैसे देखिए नॉर्मल ईयर की बात करें तो जनवरी का कोड कितना है? 2, और यह देखिए यहाँ पे यह अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का कोड भी क्या है? 2 है। इसका मतलब है कि नॉर्मल ईयर में जनवरी का और अक्टूबर के पहली तारीख को एक ही बार होगा। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, फरवरी का यह कोड है, यह आपका मार्च का कोड है, और यह आपका नवंबर का कोड है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी, मार्च और नवंबर के पहली तारीख को एक ही बार होगा। उसी तरह से आगे देखिए, यह 7 कोड आपका सितंबर का है और यह 7 कोड आपका दिसंबर का है। तो एक नॉर्मल ईयर में सितंबर, दिसंबर के पहली तारीख को एक ही बार होगा। लीप ईयर में भी सितंबर और दिसंबर के पहली तारीख को एक ही बार होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका यही था। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यह तो क्वेश्चन आपका सीरीज का है। देखिए क्या है? ACE, सॉरी यह क्वेश्चन एनालॉजी का है। देखिए यहाँ पे इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका वही संबंध किसके साथ होगा? तो ए से बनाया F, ए 1 नंबर पर, F 6 नंबर पर +5 किया, O 15, 15, 5, 20, T हो जाएगा। C 5 नंबर पे, सॉरी C 3 नंबर पे, H 8 नंबर पे +5, Q 17, 5, 22, V हो जाएगा। E आपका 5 पे, J 10 पे +5, S 19, 5, 24, X हो जाएगा, यानी T भी X। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में यानी डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा? डिक्शनरी में क्या होता है कि अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट आपका होता है। इसमें ए वाला पहले, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला। तो जो लेटर मैच कर रहा है उससे तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। APP, यह 3 लेटर तो सबका मैच कर रहा है, तो इससे हम यह पता नहीं लगा पाएंगे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में किसको रखेंगे। अब चौथे लेटर से पकड़िए। चौथा लेटर यहाँ पे देखिए क्या है? R है, यहाँ पे L है, यहाँ पे R है, यहाँ पे L है। तो L और R में से पहले कौन आएगा? तो L और R में से पहले L है ना, L पहले आता है, R बाद में। L 12 नंबर पर, R 18 नंबर पे। तो L पहले आएगा, मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि इन चारों में से पहले यही 1 नंबर पर यही आएगा, जो 1 नंबर पर पहले से भी है। चौथा लेटर हो चुका है। अब देखिए, अब इस दोनों में चलते हैं। अब ये तो 1 नंबर पे आ गया, बाकी के तीनों में देखते हैं। बाकी के तीनों में चलिए, चौथा लेटर R है, R है, R है। अब 5वें को पकड़िए। 5वां लेटर यहाँ पे क्या है? O है। यहाँ 5वां लेटर क्या है? E है। और यहाँ 5वां लेटर क्या है? E है। तो E तो O से पहले आएगा, मतलब यह कंफर्म हो गया कि यह 4 नंबर पर होगा। ठीक है, चूंकि इसे यहाँ पे देख लीजिए 5वें नंबर पर E है और यहाँ 5वें नंबर पर O है, तो E वाला पहले आएगा। तो इसी दोनों में से दूसरा तीसरा पे कोई होगा, तो यह चौथा पे हो गया। अब चलते हैं आगे। अब E, इसमें देखिए अगले लेटर को देखिए, C है और इसमें क्या है? H है। तो पहले C वाला आएगा, यानी कि यह दूसरे नंबर पर आ जाएगा और यह आपका तीसरे नंबर पर आएगा। बोला है कौन तीसरे नंबर पर आएगा? विकल्प 4 में जो वर्ड है ना, वो आपका तीसरे नंबर पर। डिक्शनरी के अनुसार आपको बस अरेंज करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या है? 6 मित्र ABCD और E पूरब की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़ा है। पूरब की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़ा है। जैसे यह एक पंक्ति है और सबका चेहरा किस तरफ है? पूरब की ओर है। आप इससे समझिए इस चीज़ को। जैसे अगर हम बात करते हैं दिशाओं की, तो इस तरफ आपका दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होता है। पूरब की ओर खड़ा है, इसका मतलब सबका चेहरा किस तरफ है? उस तरफ है ना, पूरा दाहिने हाथ की तरफ है, पूरब की ओर है। और जिसका भी चेहरा पूरब की ओर होगा उसका दाहिना दक्षिण की ओर होगा और बायां ऊपर की ओर होगा। देख लीजिए, अगर आप पूरब की ओर चेहरा करके खड़ा होते हैं, अपना चेहरा पूरब की ओर करिएगा, तो आपका दाहिना हाथ नीचे की ओर दक्षिण की तरफ और बायां हाथ ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की तरफ हो जाएगा। बोला क्या है आगे? आगे बोला है
एक पंक्ति में बैठे, सी बीच में है ए और ई के, ए और ई के बीच में सी है। देखिए ए और ई के बीच में कौन है, ए और ई के बीच में सी है, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर ई ऊपर ए नीचे और बीच में सी, इस तरीके से भी हो सकता है। बोला है सी बीच में है ए और ई का, तो ए ऊपर ई नीचे या ई ऊपर ए नीचे, दोनों ही केस में सी जो है वह ए और ई के बीच में हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, अभी दोनों को लेके चलते हैं आगे। बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाएं, बी ई के निकटतम दाएं, बी जो है ई के निकटतम दाएं, तो दाएं कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सबका चेहरा पूरब की ओर है, तो दाएं कहने का मतलब नीचे होगा। तो बी ई के दाएं, तो क्या यहाँ पे बी को ई के दाएं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जगह ही नहीं है यहाँ पे, मतलब यह आपका गलत हो गया। अब इसको लेके चलिए, बी जो है ई के दाएं हो गया, दाएं मतलब कि नीचे। क्या बोला है यहाँ पे, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर, बी जो है वह ई के दाएं है लेकिन डी के बाईं ओर, दायां नीचे होगा, बायां कहाँ पे होगा, ऊपर, चूंकि सबका चेहरा पूरब की ओर है। ठीक है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर यानी नीचे नहीं है, तो कहाँ पे होगा, एफ, केवल एक जगह बचा हुआ यानी एफ ऊपर होगा। तो बोला है बाएं छोर पर कौन है, यानी कि बाएं छोर पर कौन हो जाएगा आपका, जो सबसे ऊपर होगा। सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर एफ है, तो हमारा आंसर एफ हो जाएगा। तो यह आपका आखिरी क्वेश्चन था इस सेट का। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।